हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे उसका नाम है समान और असमान भिन्न। उसके बाद क्लास 7 में सूत्र और नियम में बीजीय व्यंजक के बारे में समझेंगे। फिर क्लास 8 में समझेंगे सीधा समानुपात के बारे में और अंत में जानेंगे कि इंस्पायर अवार्ड क्या है और इसमें कैसे भाग लिया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गणित की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया नामक जगह पर जाते वक्त गोरे लोगों ने यानी कि अंग्रेजों ने ट्रेन में अव्वल दर्जे में बापू को सफर नहीं करने दिया। उनको तो घोड़ा गाड़ी के अंदर भी नहीं बैठने दिया। बापू ने होटल में भी पीछे जाकर के खाना खाया था। बापू यह सब काले गोरे का भेद एक अन्याय की तरह मानते थे। प्रिटोरिया में मोहनदास का परिचय जाने माने हिंदुस्तानी व्यापारियों से होने लगा था। उन्होंने सभी भारतीय लोगों से मिलने की इच्छा जाहिर की। एक व्यापारी के घर हिंदुस्तानियों की सभा बुलाई गई। कई लोग आए। मोहनदास ने पहली बार ठीक से भाषण दिया, जिसके बाद बहुत से लोगों से बातचीत हुई। इस सभा में यह तय हुआ कि कुछ अनपढ़ लोग मोहनदास से अंग्रेजी सीखेंगे। ये कक्षाएं 8 महीने चली। मोहनदास का जीवन सामाजिक बनने लगा। दादा अब्दुल्ला के जिस मुकदमे में मदद देने वे आए थे वो भी चल रहा था। अनुभवी वकीलों के साथ काम करने से मोहनदास को वकालत समझ आने लगी। दोनों पक्षों में रिश्तेदारी थी। मोहनदास ने उन्हें समझाया कि अदालत में मामला चलता रहा तो जीतने वाले को भी बहुत लाभ नहीं होगा। उन्होंने सुझाया कि दोनों पक्ष अपने भरोसे के लोगों को पंच बना ले और फिर उनका किया समझौता मान ले। पंचों ने फैसला दादा अब्दुल्ला के पक्ष में किया, लेकिन मोहनदास ने उन्हें मनाया कि वे अपने रिश्तेदार को खूब सारा समय दें नुकसान की भरपाई के लिए, ताकि उसके व्यापार का दिवाला न निकल जाए। और फिर इस समझौते से दोनों पक्षों को सम्मान मिला। रिश्तेदारों में आपसी प्यार लौट आया। काम पूरा हो गया था। अब मोहनदास को स्वदेश लौटना था। दादा अब्दुल्ला अब उन्हें बहुत चाहने लगे थे। उन्होंने मोहनदास के सम्मान में एक सामूहिक भोज रखा। उस समय दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के खिलाफ एक नया कानून आने वाला था। कुछ लोगों ने अब्दुल्ला सेठ से कहा कि आप गांधी भाई को रोक लीजिए, वो जैसे कहेंगे हम वैसे इस कानून से लड़ेंगे। और फिर देखते ही देखते भोजन सभा एकदम से आंदोलन के कार्यालय में बदल गई। गांधी भाई 1 महीने ही नहीं 1 साल के लिए नेटाल राज्य में रुक गए। उन्हें 20 व्यापारियों ने मिलकर पेशगी रकम दी और अपना वकील नियुक्त किया।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तर्ज पर मोहनदास ने नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन सन 1894 में किया। हिंदुस्तानियों को कई जुल्म सहने पड़ते थे। रात को बिना पहचान पत्र वो बाहर नहीं निकल सकते थे और चुनाव में भी ज्यादातर भारतीय वोट नहीं डाल सकते थे। पर सबसे बुरे हाल तो अनपढ़ मजदूरों के थे। उनके गोरे मालिक उन्हें गुलामों की तरह रखते थे, जब चाहे पीट देते थे और उन पर नए कर भी लगाए जाते थे। ये मजदूर सन 1860 के बाद तमिलनाडु, आंध्रा और बिहार जैसे राज्यों से गन्ने की खेती के लिए आए थे। इनसे अग्रीमेंट यानी इकरारनामा होता था, इसीलिए ये गिरमिटिया कहलाने लगे। गांधी भाई का नाम सुनकर बाला सुंदरम नाम का एक मजदूर मोहनदास से मदद मांगने के लिए आ गया। उसके गोरे मालिक ने उसे बुरी तरह पीट दिया था और उसके 2 दांत तोड़ दिए थे। उसका इलाज कराकर मोहनदास उसे एक मजिस्ट्रेट के पास ले गए। उसकी मुक्ति हुई। गांधी भाई गिरमिटिया मजदूरों के नेता हो गए। अब मोहनदास की कांग्रेस के साथ तरह तरह के हिंदुस्तानी आ गए थे। अमीर और गरीब, हर धर्म के लोग, मुस्लिम, पारसी, हिंदू, ईसाई और तरह तरह की जुबानें, गुजराती, तमिल, भोजपुरी, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी भी। क्योंकि अब मोहनदास की दोस्ती कुछ गोरों के साथ भी होने लगी थी। उनका सौम्य और संकोची व्यवहार लोगों का मन जीत लेता था। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के खिलाफ और कौन कौन से काम किए। आज हम सीखेंगे समान और असमान भिन्न। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ चित्र दिए हैं। क्या आप बता सकते हैं इनमें क्या खास बात है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इन सभी को 8 बराबर भागों में विभाजित किया है। चूँकि पहले चित्र में 8 में से 3 भाग छायांकित किए हैं, इसलिए छायांकित भागों की भिन्न यानी फ्रैक्शन 3/8 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे चित्र में छायांकित भाग है 5/8 और तीसरे चित्र का छायांकित भाग है 7/8। इन भिन्नों को देखकर क्या आप पता लगा सकते हैं इनमें क्या समानता है? हाँ, इन सभी के हर यानी डिनोमिनेटर बराबर है। ऐसे भिन्न जिनका हर बराबर होता है समान भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शंस कहलाती है। अब इन चित्रों को देखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले चित्र के 8 बराबर भाग किए हैं, दूसरे चित्र के 6 बराबर भाग किए हैं और तीसरे चित्र के 12 बराबर भाग किए हैं। चूँकि पहले चित्र में 8 में से 5 भाग छायांकित किए हैं, इसलिए छायांकित भागों की भिन्न 5/8 के रूप में व्यक्त की जा सकती है। इसी प्रकार दूसरे चित्र का छायांकित भाग है 4/6 और तीसरे चित्र का छायांकित भाग है 9/12। इन सभी भिन्नों का हर बराबर नहीं है। ऐसे भिन्न जिनका हर यानी डिनोमिनेटर बराबर नहीं होता कहलाती है असमान भिन्न यानी अनलाइक फ्रैक्शंस। कई स्थितियों में हमें असमान भिन्नों को समान भिन्नों में परिवर्तित करना आवश्यक हो जाता है। ऐसी कुछ स्थितियां हैं भिन्नों की तुलना करने के लिए, इनका योग करने के लिए या इनका व्यवकलन करने के लिए इत्यादि। तो आइए सीखें कैसे हम असमान भिन्नों को समान भिन्नों में परिवर्तित करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हमने 2 भिन्न लिए हैं, 2/3 और 3/4। इनके हर अलग अलग है, इसलिए ये असमान भिन्न हैं। इन्हें समान भिन्नों में परिवर्तित करने के लिए पहले हम दोनों भिन्नों के हरों का लसअ यानी एलसीएम प्राप्त करेंगे। 2 संख्याओं का लसअ वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसको दोनों संख्याएं पूरा पूरा विभाजित करती है। जैसे यहाँ हर 3 और हर 4 का लसअ है 12। लसअ प्राप्त होने के बाद हम दोनों भिन्नों की तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पता करेंगे जिनका हर लसअ हो। इसके लिए हम 2/3 के अंश और हर को 4 से गुणा करेंगे और 3/4 के अंश और हर को 3 से गुणा करेंगे। इस तरह से हमें 2/3 की तुल्य भिन्न प्राप्त होगी 8/12 और 3/4 की तुल्य भिन्न प्राप्त होगी 9/12। चूँकि इन दोनों का हर बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने 2/3 और 3/4 को समान भिन्नों में परिवर्तित कर लिया है।
आज हम देखेंगे समान और असमान भिन्न के उदाहरण। निशा ने दुकान से अलग अलग रंग की बोतलें खरीदी। उसने लाल रंग की 3, हरे रंग की 2 और पीले रंग की 5 बोतलें खरीदी। तो बताइए, क्या लाल और पीली बोतलों का भाग व्यक्त करने वाले भिन्न समान भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शन है? निशा ने लाल रंग की 3, हरे रंग की 2 और पीले रंग की 5 बोतलें खरीदी। इस तरह से निशा ने कुल 10 बोतलें खरीदी। इनमें लाल बोतलें 10 में से 3 है, इसलिए इनके भिन्न है 3/10। इसी तरह पीली बोतलें 10 में से 5 है, इसलिए इनके भिन्न है 5/10। जैसा कि आप देख सकते हैं, 3/10 और 5/10 दोनों भिन्नों का हर 10 है। ऐसे भिन्न जिनका हर यानी डिनोमिनेटर बराबर होता है समान भिन्न कहलाती है। इसलिए 3/10 और 5/10 समान भिन्न है। अगला उदाहरण, क्या 8/9 और 5/12 समान भिन्न है? यदि नहीं तो इनके समान भिन्न प्राप्त कीजिए। किन्हीं दो भिन्नों को हम समान भिन्न तभी कह सकते हैं जब इनके हर बराबर हो। यहाँ 8/9 और 5/12 के हर बराबर नहीं है, इसलिए ये समान भिन्न नहीं है। ऐसे भिन्न जिनका हर बराबर नहीं होता कहलाती है असमान भिन्न यानी अनलाइक फ्रैक्शन। असमान भिन्नों को समान भिन्नों में परिवर्तित करने के लिए पहले हम इनके हरों का लसअ यानी एलसीएम प्राप्त करते हैं। 9 और 12 का लसअ इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से 9 और 12 का लसअ है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 यानी कि 36। लसअ प्राप्त होने के बाद हम दोनों भिन्नों के तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पता करेंगे जिनका हर लसअ के बराबर हो। इसके लिए हम 8/9 के अंश और हर को 4 से गुणा करेंगे और 5/12 के अंश और हर को 3 से गुणा करेंगे। हमें 8/9 की तुल्य भिन्न प्राप्त होगी 32/36 और 5/12 की तुल्य भिन्न प्राप्त होगी 15/36। चूँकि इन दोनों का हर बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने 8/9 और 5/12 को समान भिन्नों में यानी कि 32/36 और 15/36 में परिवर्तित कर लिया है। अगला उदाहरण, सानिका गृहपाठ कर रही थी। उसे 21/45, 6/45, 11/13, 43/45, 13/11 इन संख्याओं में समान भिन्नों के समूह बनाने थे। इसलिए उसने संख्याओं के निम्नलिखित समूह बनाए। क्या उसने दी संख्याओं के समान भिन्नों के सही समूह बनाए? यदि नहीं तो बताइए उसने क्या गलती की। 2 या 2 से अधिक भिन्नों को हम समान भिन्न तभी कह सकते हैं जब इनका हर बराबर हो। पहले समूह में हम देखते हैं कि सभी भिन्नों का हर बराबर है, इसलिए पहले समूह में सभी संख्याएं समान भिन्न हैं। दूसरे समूह में हम देखते हैं कि 11/13 और 13/11 में हर बराबर नहीं है, यानी कि ये समान भिन्न नहीं हो सकती। जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों का हर बराबर नहीं होता तो वे असमान भिन्न होती है। यहाँ सानिका ने 11/13 और 13/11 को समान भिन्न समझने की गलती की है। आज हम देखेंगे समान और असमान भिन्न से संबंधित मिथ्या धारणाएं और साधारण गलतियाँ। मिथ्या धारणा 1, राहुल और राजेश एक दूसरे से बात कर रहे थे। राहुल का कहना था कि अगर भिन्नों का मान बराबर हो तो वे समान भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शंस होती है, जबकि राजेश का कहना था कि अगर भिन्नों का हर बराबर हो तो ही वे समान भिन्न होती है। तो बताइए दोनों में से कौन सही है? कई बार यह समझ बन जाती है कि अगर भिन्नों का मान बराबर हो तो वे समान भिन्न होती है। उदाहरण के लिए 4/9 और 8/18 दोनों का मान बराबर है, इसलिए इन्हें समान भिन्न समझा जाता है। यह एक गलत समझ है, यानी कि राहुल की समझ गलत है। सही समझ यह है कि अगर भिन्नों का हर बराबर हो, चाहे अंश बराबर हो या ना हो, तो ऐसे भिन्न समान भिन्न होती है। इसलिए राजेश की समझ सही है। मिथ्या धारणा 2, निम्नलिखित भिन्नों में से समान भिन्न कौन सी है? ऐसे भिन्न यानी फ्रैक्शन जिनका हर बराबर होता है समान भिन्न कहलाती है। दिए भिन्नों में 3/7 का और 4/7 का हर बराबर है, इसलिए ये समान भिन्न है। इसलिए ऑप्शन 1 सही जवाब है। कई बार यह मिथ्या धारणा होती है कि
अगर भिन्नों का अंश बराबर हो तो ही वे समान भिन्न होती है। इस मिथ्या धारणा के कारण 3/7 और 3/8 को समान भिन्न समझा जाता है। यह एक गलत समझ है, यानी कि ऑप्शन दूसरा गलत जवाब है। अब आइए समझे इनसे संबंधित कुछ साधारण गलतियाँ। कई बार बच्चे दो भिन्नों का हर समान करते समय अंशों को गुणा करना नजरअंदाज कर देते हैं। इससे भिन्नों का मान बदल जाता है। जैसे अगर हमें 2/3 और 3/5 का हर बराबर करना है तो पहले हरों का लसअ यानी LCM पता किया जाता है। यहाँ 3 और 5 का लसअ है 15। फिर हर बराबर करने के लिए 2/3 के हर को 5 से गुणा किया जाता है और भिन्न 2/15 प्राप्त की जाती है। इसी तरह 3/5 का हर 15 करने के लिए हर को 3 से गुणा किया जाता है और इस तरह से भिन्न 3/15 प्राप्त की जाती है। ऐसा करना गलत है। हमें 2/3 के अंश और हर दोनों को 5 से गुणा करना होता है। इससे हमें 2/3 की तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 10/15 प्राप्त होती है। इसी तरह 3/5 के अंश और हर को 3 से गुणा कर इसकी तुल्य भिन्न 9/15 प्राप्त होती है। अब 10/15 और 9/15 का हर बराबर है। भिन्नों का हर बराबर करने की यह सही विधि है। कई बार हर बराबर करने के लिए एक ही संख्या को अंश और हर के साथ जोड़ना भी सही समझा जाता है। जैसे 2/3 और 3/5 का हर बराबर करने के लिए 2/3 के अंश और हर में 2 मिलाए जाते हैं और भिन्न 4/5 प्राप्त की जाती है। यह भी गलत समझ है। इस प्रकार आज हमने देखी समान और असमान भिन्न से संबंधित मिथ्या धारणाएं और साधारण गलतियाँ। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। गणित के सूत्रों और नियमों में बीजीय व्यंजकों का प्रयोग करना। आज हम सीखेंगे गणित के सूत्रों और नियमों यानी फॉर्मूलाज एंड रूल्स ऑफ मैथ में बीजीय व्यंजकों यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का प्रयोग कैसे करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में कई बार ऐसे प्रतिरूपों को देखते हैं जिनमें आकृतियों की पुनरावृत्ति होती है। आइए ऐसा ही एक उदाहरण देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पहली आकृति एक झोपड़ी के रूप में है जो कि माचिस की 5 तीलियों से बनी है। इसमें 4 तीलियां और जोड़ने पर हमें 2 झोपड़ियां मिलती हैं। इसी प्रकार इसमें 4 तीलियां और जोड़ने पर एक जैसी झोपड़ियों का प्रतिरूप तैयार हो जाता है। यहाँ पर पहली झोपड़ी में 5, दूसरी में 9, तीसरी में 13 और चौथी में 17 तीलियां हैं। अगर हम यहाँ तीलियों की संख्या को एक पद माने तो पहला पद होगा 5, दूसरा पद होगा 9, तीसरा पद होगा 13 और चौथा पद होगा 17। यहाँ पर हम 5 को 1 + 4 × 1, 9 को 1 + 4 × 2, 13 को 1 +
4 गुना 3 और 17 को 1 जमा 4 गुना 4 की तरह भी दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार nवां पद होगा 1 जमा 4 गुना n। इस प्रकार यदि हमें n झोपड़ियां बनाने के लिए तीलियों की कुल संख्या ज्ञात करनी हो तो नियम होगा 1 जमा 4n। यहाँ n कुल आकृतियों की संख्या को दर्शाता है जो एक झोपड़ी के रूप में है। अतः हमें n झोपड़ियां बनाने के लिए कुल तीलियों की संख्या का पता लगाना हो तो हम इस व्यंजक में n का मान रखकर पता लगा सकते हैं। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि 10 झोपड़ियां बनाने में कुल कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी? आइए n का मान 10 लेकर देखते हैं। तो सूत्र नियम में n का मान रखने पर हम पाएंगे बराबर 1 जमा 4 गुना 10 बराबर 1 जमा 40 बराबर 41। अतः 10 झोपड़ियां बनाने में कुल 41 तीलियों की आवश्यकता होगी। आइए अब ज्यामितीय आकृतियों में बीजीय व्यंजकों के उपयोग के बारे में जानें। बच्चों, इस आकृति को देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सी आकृति है और इसके बारे में आप क्या जानते हैं? जी हाँ, यह एक वर्ग है। हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। चलिए इस वर्ग की भुजा को L से दर्शाते हैं, जिसका मान यहाँ 6 सेंटीमीटर है। क्या आप इसका परिमाप और क्षेत्रफल पता कर सकते हैं? आइए साथ मिलकर पता करें। वर्ग का परिमाप उसकी सभी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस वर्ग का परिमाप होगा L जमा L जमा L जमा L बराबर 6 सेंटीमीटर जमा 6 सेंटीमीटर जमा 6 सेंटीमीटर जमा 6 सेंटीमीटर बराबर 24 सेंटीमीटर। इसे हम अलग तरीके से भी दर्शा सकते हैं, जिसमें वर्ग की भुजा को 4 से गुणा करते हैं। अर्थात वर्ग का परिमाप होगा 4 गुना L बराबर 4 गुना 6 सेंटीमीटर बराबर 24 सेंटीमीटर। सामान्यतः हम P से वर्ग के परिमाप को दर्शाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि P बराबर 4 गुना L। इस सूत्र की सहायता से आप एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अतः इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा L की घात 2 बराबर L गुना L बराबर 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर बराबर 36 सेंटीमीटर वर्ग। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल है 36 सेंटीमीटर वर्ग। यहाँ वर्ग के क्षेत्रफल को A से दर्शाएं तो A बराबर L की घात 2 होगा। इस सूत्र की सहायता से आप एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, अब आप किसी भी वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल इन सूत्रों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हम गणित के सूत्रों और नियमों में बीजीय व्यंजकों के उपयोग से आयत, त्रिभुज, पंचभुज आदि आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। आज हमने सीखा गणित के सूत्रों और नियमों में बीजीय व्यंजकों का प्रयोग कैसे करते हैं। आशा है कि आपको यह अच्छे से समझ आया होगा। गणित के सूत्रों और नियमों में बीजीय व्यंजकों का प्रयोग करना। उदाहरण, आज हम देखेंगे गणित के सूत्रों और नियमों यानी फॉर्मूलाज एंड रूल्स ऑफ मैथ में बीजीय व्यंजकों यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के प्रयोग से संबंधित उदाहरण। अब तक हमने गणितीय सूत्रों और नियमों के बारे में जाना। इस वीडियो में हम उदाहरणों की मदद से इन्हें और अच्छे से समझेंगे। उदाहरण 1। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर वर्ग है और उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी? आइए इसे मिलकर हल करते हैं। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अगर बीजीय व्यंजक के माध्यम से लिखा जाए तो एक आयत का क्षेत्रफल होगा L गुना B, जिसमें L लंबाई और B चौड़ाई को दर्शाता है। हमें दिया गया है कि इस आयत का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर वर्ग है और इसकी लंबाई
5 सेंटीमीटर है। अब हम इन मानों को आयत के क्षेत्रफल के सूत्र में रखते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि आयत का क्षेत्रफल होता है L गुणा B, अर्थात 20 बराबर 5 गुणा B होगा। अब हमें मिलेगा 20 बराबर 5B। अब हम दोनों पक्षों को 5 से भाग करेंगे। 20 बटा 5 बराबर 5B बटा 5, जिससे हमें मिलेगा 4 बराबर B। अतः इस आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होगी। आइए अब संख्या प्रतिरूप से संबंधित एक उदाहरण देखें। दिए गए m की आकृति के बढ़ते क्रम को ध्यान से देखिए और उसे संख्या प्रतिरूप में दर्शाइए। यहाँ m आकृति के दिए प्रतिरूप में पहली आकृति में 4 तीलियां हैं, परंतु हर बढ़ती आकृति से 3-3 तीलियां जोड़ी जा रही हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पहले m में बाकियों की तुलना में 1 तीली ज्यादा है। दिए गए m की आकृति के बढ़ते क्रम का संख्या प्रतिरूप बनाने के लिए हम माचिस की तीलियों की संख्या को एक पद माने तो हम देख सकते हैं कि पहली आकृति में 4, दूसरी में 7, तीसरी में 10 और चौथी में 13 तीलियों का प्रयोग हुआ है। इन्हें हम निम्न प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। 4 बराबर 1 जमा 3 गुणा 1, 7 बराबर 1 जमा 3 गुना 2, 10 बराबर 1 जमा 3 गुना 3, 13 बराबर 1 जमा 3 गुना 4। ऐसे ही n के स्थान के लिए व्यंजक होगा 1 जमा 3 गुना n बराबर 1 जमा 3n। यहाँ n m की कुल आकृतियों की संख्या को दर्शाता है। हम इस व्यंजक की सहायता से m की n आकृतियों को बनाने के लिए आवश्यक कुल तीलियों की संख्या का पता लगा सकते हैं। m आकृति के इस प्रतिरूप का संख्या प्रतिरूप होगा 4, 7, 10, 13, इसी प्रकार 1 जमा 3n, जहां पहला पद 4, दूसरा पद 7, तीसरा पद 10, चौथा पद 13 है और इसी प्रकार nवां पद होगा 1 जमा 3n। कई बार हम m की 2 आकृतियां देखकर तीलियों की संख्या 4 जमा 3 के बजाय 4 जमा 4 समझ लेते हैं और इसी तरह बढ़ते क्रम में गलती करते रहते हैं, जिससे हमारा गलत संख्या प्रतिरूप बन जाता है। आज हमने देखे गणित के सूत्रों और नियमों में बीजीय व्यंजकों के प्रयोग से संबंधित उदाहरण। गणित के सूत्रों और नियमों में बीजीय व्यंजकों का प्रयोग करना। मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे गणित के सूत्रों और नियमों यानी फॉर्मूलाज एंड रूल्स ऑफ मैथ में बीजीय व्यंजकों यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के प्रयोग से संबंधित मिथ्या धारणाएं। कुछ उदाहरणों से हमने इस विषय को अच्छे से जाना। अब आइए इससे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं समझें। संख्या प्रतिरूपों के व्यंजक बनाने और उन्हें हल करने में अक्सर कुछ गलतियां हो जाती हैं। आइए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। यदि आपके पास A टॉफियां हैं और आपके भाई के पास आपसे दुगनी टॉफियां हैं, तो अगर आपको हर 1 मिनट 4-4 टॉफियां और मिलती जाएं, तो चौथे मिनट में आपके पास कुल कितनी टॉफियां होंगी? अब अगर आपके पास A टॉफियां हैं, तो आपके भाई के पास 2 A टॉफियां होंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक मिनट में आप दोनों को 4-4 टॉफियां और मिलेंगी, तो पहले मिनट के बाद आपके पास टॉफियां होंगी A जमा 4, जिसे हम पहला पदमान कुछ इस तरह दर्शा सकते हैं। अब अगले प्रत्येक मिनट के बाद हमें 4 टॉफियां और जोड़नी है, तो इस प्रकार दूसरा पद होगा A जमा 4 जमा 4 यानी A जमा 4 गुना 2 बराबर A जमा 8। तीसरा पद होगा A जमा 4 जमा 4 जमा 4 यानी A जमा 4 गुना 3 बराबर A जमा 12। और चौथा पद होगा A जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 यानी A जमा 4 गुना 4 बराबर A जमा 16।
अतः आपके पास चौथे मिनट के बाद टॉफियां होंगी a जमा 16। इस प्रकार nवां पद होगा 1 जमा 4n। तो हम कह सकते हैं कि n मिनट के बाद आपके पास टॉफियों की संख्या होगी a जमा 4n। यहाँ n कुल मिनटों की संख्या को दर्शाता है। यदि आप इस व्यंजक में n का मान 1, 2, 3 आदि रखें तो आपको प्रत्येक मिनट में टॉफियों की संख्या प्राप्त होगी। अतः टॉफियों का संख्या प्रतिरूप होगा a जमा 4, a जमा 8, a जमा 12, a जमा 16, इसी प्रकार a जमा 4n। इसी प्रकार आपके भाई के पास पहले मिनट के बाद टॉफियां होंगी 2a जमा 4, जिसे हम पहला पद मान कुछ इस तरह दर्शा सकते हैं। अब अगले प्रत्येक मिनट के बाद हमें 4 टॉफियां और जोड़नी है, तो इस प्रकार दूसरा पद होगा 2a जमा 4 जमा 4, यानी 2a जमा 4 गुणा 2 बराबर 2a जमा 8। तीसरा पद होगा 2a जमा 4 जमा 4 जमा 4, यानी 2a जमा 4 गुणा 3 बराबर 2a जमा 12। और चौथा पद होगा 2a जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4, यानी 2a जमा 4 गुणा 4 बराबर 2a जमा 16। अतः आपके भाई के पास चौथे मिनट के बाद टॉफियां होंगी 2a जमा 16। तो हम कह सकते हैं कि n मिनट के बाद आपके भाई के पास टॉफियों की संख्या होगी 2a जमा 4n। ध्यान दीजिए कि शुरुआत में आपके भाई के पास आपसे दुगनी टॉफियां थीं, परंतु प्रत्येक मिनट आपके भाई को आपके जितनी ही टॉफियां और मिलीं, जिनकी संख्या 4 है। कई बार बच्चे प्रत्येक मिनट की टॉफियों को भी दुगना कर देते हैं, जिससे उन्हें पहला पद कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है 2a जमा 4 गुणा 2, यानी 2a जमा 8, जो कि गलत है। सिर्फ a को 2 से गुणा करना है, न कि n को। तो सही प्रतिरूप के अनुसार आपके भाई के पास टॉफियां होंगी 2a जमा 4, 2a जमा 8, 2a जमा 12, 2a जमा 16, इसी प्रकार 2a जमा 4n। आज हमने देखी गणित के सूत्रों और नियमों में बीजीय व्यंजकों के प्रयोग से संबंधित मिथ्या धारणाएं। आशा करते हैं इस वीडियो से आपकी कई मिथ्या धारणाएं दूर हुई होंगी। धन्यवाद। राजू, जरा इधर आना। चाचा प्रणाम। प्रणाम। ये बताओ कि स्कूल से ड्रेस का पैसा मिला कि नहीं? मिल गया, पिछले हफ्ता मिल गया। और छात्रवृत्ति? चाचा वो तो अब खाता में ही चला आता है। अरे वाह, ये सब तो इसको खूब पता है। पर ये पता है तुम्हारा लड़का स्कूल में काका सीखता है? ये हंसने का नहीं, सोचने का वक्त है। सिर्फ बैट हाथ में दे देने से कोई सचिन नहीं बन जाता। उसी तरह ड्रेस सिलवाकर पहनाकर स्कूल भेज देने से पिंटू होनहार नहीं बन जाएगा। अब जरूरत है कि माता पिता बच्चे स्कूल में क्या सीख रहे हैं उस पर ध्यान दें। तभी वक्त के साथ ये भी आगे बढ़ेंगे और हम भी। चाचा हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। आज हम सीखेंगे सीधा समानुपात। अमित ने 20 रुपए में 2 चॉकलेट खरीदी और निशा ने 40 रुपए में 4 चॉकलेट खरीदी। क्या आप बता सकते हैं किसकी चॉकलेट महंगी थी? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम कह सकते हैं कि अमित द्वारा खरीदी गई चॉकलेट की संख्या
और निशा द्वारा खरीदी गई चॉकलेट की संख्या का अनुपात 2:4 यानी 1:2 है। इसी तरह उनके मूल्यों का अनुपात यानी रेशो 20:40 यानी 1:2 है। इससे यह ज्ञात होता है कि चॉकलेट की संख्या 2 गुना हुई है, इसी तरह उनका मूल्य भी 2 गुना हुआ है। इस तरह से यहाँ चॉकलेट का मूल्य उनकी संख्या पर निर्भर है। हम कह सकते हैं कि यहाँ चॉकलेट की संख्या का अनुपात और उनके मूल्यों का अनुपात समान है। इस तरह से यदि 2 अनुपात समान हैं, तो वे समानुपात यानी प्रपोर्शन में होते हैं। अनुपातों में समानता दर्शाने के लिए इस चिन्ह का या इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चूंकि यहाँ समानुपात की स्थिति है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अमित और निशा दोनों के लिए चॉकलेट का मूल्य समान था, यानी किसी की भी चॉकलेट महंगी नहीं थी। कई बार हमारे सामने ऐसी स्थितियां आती है जब एक राशि यानी क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ती है। जैसे यदि चॉकलेट की संख्या में वृद्धि होती है तो अवश्य उनके मूल्य में भी वृद्धि होगी, लेकिन प्रत्येक स्थिति में चॉकलेट की संख्या का अनुपात और उनके मूल्यों का अनुपात समान होगा। यदि इस प्रकार एक राशि x में वृद्धि होने पर दूसरी राशि y में इस प्रकार वृद्धि हो कि अनुपात x/y में कोई बदलाव नहीं हो, तो हम कह सकते हैं कि x और y में सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ऐसी स्थिति में x/y एक अचर यानी कांस्टेंट होता है। चलिए इसे k माने, जहां k एक धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर है। ऐसी स्थिति में x k गुणा y होता है। सीधे अनुपात की स्थिति में यदि x के मान x1, x2, x3 इत्यादि हो और संगत y के मान क्रमशः y1, y2, y3 इत्यादि हो, तो हम लिख सकते हैं x1/y1 बराबर x2/y2 बराबर x3/y3 इत्यादि बराबर k। इससे यह ज्ञात होता है कि ऐसी स्थिति में दोनों राशियां सीधे विचरण करती है, यानी कि अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। इस संकेत का अर्थ है k समानुपाती है। इस तरह से इस कथन को हम पढ़ते हैं x y के समानुपाती है। जैसे इस स्थिति में चॉकलेट की संख्या चॉकलेट के मूल्य से समानुपाती है। अब चलिए कुछ स्थितियों में सीधा समानुपात और अच्छे से समझें। एक मशीन एक दिन में कुछ वस्तुएं बनाती है। यदि हम मशीनों की संख्या बढ़ाएं तो बनने वाली वस्तुओं की संख्या पर क्या प्रभाव होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ मशीनों की संख्या जिस अनुपात में बढ़ेगी या कम होगी, उसी अनुपात में वस्तुओं की संख्या भी बढ़ेगी या कम होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि मशीनों की संख्या और बनने वाली वस्तुओं की संख्या में सीधा समानुपात है। क्या दीवार का क्षेत्रफल और उसे पेंट करने के लिए रंग की आवश्यक मात्रा में भी सीधा समानुपात है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। हमें दीवार के क्षेत्रफल के अनुसार रंग की मात्रा आवश्यक होगी, यानी कि जिस अनुपात से क्षेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा, उसी अनुपात से रंग की मात्रा भी बढ़ेगी या घटेगी। इसलिए दीवार का क्षेत्रफल और उसे पेंट करने के लिए रंग की आवश्यक मात्रा में भी सीधा समानुपात है।
एक निश्चित काम के लिए क्या मजदूरों की संख्या और समय में भी सीधा समानुपात है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इनमें सीधा समानुपात नहीं हो सकता, क्योंकि यदि मजदूरों की संख्या बढ़ती है तो समय कम लगेगा, जबकि यदि मजदूरों की संख्या घटती है तो समय अधिक लगेगा। ऐसी स्थिति में सीधा समानुपात नहीं होता, बल्कि प्रतिलोम समानुपात यानी इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, जिसे हम अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे। आज हम देखेंगे सीधे समानुपात से संबंधित उदाहरण। यदि एक रेलगाड़ी एक समान चाल यानी यूनिफॉर्म स्पीड से 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ज्ञात कीजिए वह 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। दी गई स्थितियों के लिए हम इस प्रकार सारणी बना सकते हैं। जब समय 3 घंटे है तब दूरी 180 किलोमीटर है। जब समय 7 घंटे है तब रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को y2 मान लेते हैं। यहाँ एक समान चाल का अर्थ है निश्चित समय में निश्चित दूरी तय की जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ समय और दूरी में सीधा समानुपात यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। जब चाल निश्चित हो तो अधिक समय में अधिक दूरी तथा कम समय में कम दूरी तय की जाएगी। दी स्थिति में दोनों राशियां इस प्रकार बढ़ती या घटती है कि उनके संगत मानों का अनुपात एक अचर यानी कांस्टेंट रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समय और दूरी सीधे समानुपात में है। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि यदि x y के समानुपाती हो तो x के मानों और संगत y के मानों के लिए x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2 बराबर x3 बटे y3। इसलिए दी स्थिति के लिए हम लिख सकते हैं 3 बटे 180 बराबर 7 बटे y2, यानी कि y2 बराबर 7 गुणा 180 बटे 3 किलोमीटर बराबर 7 गुणा 60 किलोमीटर बराबर 420 किलोमीटर, यानी कि रेलगाड़ी 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। क्या हम इसे एकिक विधि यानी यूनिटरी मेथड से भी हल कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, हम इसे एकिक विधि से भी हल कर सकते हैं। यह रेलगाड़ी 3 घंटों में 180 किलोमीटर दूरी तय करती है। इस तरह से यह 1 घंटे में 180 बटे 3 किलोमीटर यानी 60 किलोमीटर की दूरी तय करती होगी। इसलिए 7 गुणा 60 किलोमीटर बराबर 420 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। चलिए अब अगला उदाहरण देखते हैं। मीना 4 मिनट में 92 शब्द लिखती है। यदि उसे 480 शब्दों का एक निबंध लिखना है तो आवश्यक समय ज्ञात कीजिए। दी गई स्थितियों के लिए हम इस प्रकार सारणी बना सकते हैं, जहां x2 480 शब्दों को लिखने के लिए आवश्यक समय है। हम जानते हैं कि शब्दों की संख्या में जिस अनुपात से वृद्धि होगी उसी अनुपात में आवश्यक समय में भी वृद्धि होगी। इसलिए यहाँ समय और शब्दों की संख्या में सीधा समानुपात है। सीधे समानुपात की स्थिति में यदि x y के समानुपाती हो तो x के मानों
और संगत y के मानों के लिए x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2 बराबर x3 बटे y3। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 बटे 92 बराबर x2 बटे 480, यानी कि x2 बराबर 4 बटे 92 गुणा 480 मिनट्स बराबर 20.86 मिनट। इसलिए मीना को 480 शब्दों का एक निबंध लिखने के लिए 20.86 मिनट का समय आवश्यक है। चलिए अगला उदाहरण देखें। यदि 2 मजदूर मिलकर कुछ दिनों में 50 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं तो ऐसे कितने मजदूर मिलकर उतने ही दिनों में 75 मीटर लंबाई की दीवार बना सकते हैं। यहाँ जब मजदूरों की संख्या 2 है तब दीवार की लंबाई 50 मीटर है। हमें मजदूरों की संख्या ज्ञात करनी है जिससे कि उतने ही दिनों में 75 मीटर लंबाई की दीवार बनाई जाए। मान लेते हैं कि x मजदूर 75 मीटर लंबाई की दीवार बनाएंगे। यहाँ मजदूरों की संख्या जिस अनुपात में बढ़ेगी उसी अनुपात में काम भी बढ़ेगा। इस तरह से यहाँ मजदूरों की संख्या और दीवार की लंबाई सीधे समानुपात में है। इसलिए दी स्थिति के लिए हम लिख सकते हैं 2 बटे 50 बराबर x बटे 75, यानी x बराबर 2 बटे 50 गुणा 75 बराबर 3 मजदूर। इसलिए 75 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 3 मजदूर लगेंगे। तो आज हमने देखे सीधे समानुपात से संबंधित उदाहरण। आज हम देखेंगे सीधे समानुपात से संबंधित कुछ और उदाहरण। एक विधि के अंतर्गत 15 बिस्कुट बनाने के लिए दी गई सामग्री आवश्यक है। यदि मीना को 400 बिस्कुट बनाने होंगे तो आवश्यक सामग्री की मात्रा ज्ञात कीजिए। 15 बिस्कुट बनाने के लिए आवश्यक सामग्री 105 ग्राम मक्खन, 90 ग्राम आटा, 75 ग्राम पीसी हुई चीनी, 30 ग्राम चॉकलेट। यहाँ हमें 15 बिस्कुट बनाने के लिए आवश्यक सामग्री दी गई है। जिस अनुपात में बिस्कुट की संख्या बढ़ेगी उसी अनुपात यानी प्रपोर्शन में आवश्यक सामग्री की मात्रा भी बढ़ेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिस्कुट की संख्या और सामग्री की मात्रा में सीधा समानुपात यानी डायरेक्ट प्रपोर्शन है। चलिए 400 बिस्कुट बनाने के लिए आवश्यक सामग्री ज्ञात करें। बिस्कुट की संख्या और मक्खन की मात्रा में संबंध हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। मान लीजिए 400 बिस्कुट बनाने के लिए मक्खन की आवश्यक मात्रा y1 है। चूंकि बिस्कुट की संख्या और मक्खन की आवश्यक मात्रा में सीधा समानुपात है, इसलिए 15 बटे 105 बराबर 400 बटे y1। इसलिए मक्खन की मात्रा यानी y1 बराबर 400 गुणा 105 बटे 15 बराबर 2800 ग्राम बराबर 2.8 किलोग्राम है। बिस्कुट की संख्या और आटे की मात्रा में संबंध हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। अब मान लीजिए 400 बिस्कुट बनाने के लिए आटे की आवश्यक मात्रा y2 है। चूंकि बिस्कुट की संख्या और आटे की मात्रा में सीधा समानुपात है, इसलिए 15 बटे 90 बराबर 400 बटे y2। इसलिए आटे की मात्रा यानी y2 बराबर 400 गुणा 90 बटे 15 बराबर 2400 ग्राम या 2.4 किलोग्राम है। इसी तरह अब आप वीडियो रोककर पीसी हुई चीनी और चॉकलेट की मात्रा ज्ञात कीजिए।
आपको 400 बिस्कुट बनाने के लिए पीसी हुई चीनी की मात्रा 2 किलोग्राम तथा चॉकलेट की मात्रा 0.8 किलोग्राम प्राप्त होगी। इस तरह मीना को 400 बिस्कुट बनाने के लिए इस प्रकार सामग्री आवश्यक होगी। चलिए अगला उदाहरण देखें। यहाँ दिए हुए मानचित्र में आकाश द्वारा तय की गई दूरी दर्शाई गई है। यदि वह हर रोज 360 कदमों में 300 मीटर दूरी तय करता है तो ज्ञात कीजिए कि यहाँ वह अपने प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक पहुंचने के लिए कितने कदम चला होगा। यहाँ तय की गई कुल दूरी है 14 मीटर धन 45 मीटर धन 18 मीटर धन 15 मीटर धन 13 मीटर बराबर 105 मीटर। दी स्थिति को हम इस प्रकार सारणी में दर्शा सकते हैं, जहां x 105 मीटर दूरी तय करने के लिए आवश्यक कदमों की संख्या निरूपित करता है। हम जानते हैं कि जिस अनुपात से तय की गई दूरी बढ़ेगी, उसी अनुपात में कदमों की संख्या भी बढ़ेगी। इसलिए यहाँ दूरी और कदमों की संख्या में सीधा समानुपात है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 360 बटे 300 बराबर x बटे 105, यानी कि x बराबर 360 बटे 300 गुणा 105 बराबर 126 कदम। इसलिए आकाश अपने प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक पहुंचने के लिए 126 कदम चला होगा। इन उदाहरणों से आपकी सीधे समानुपात की समझ बन गई होगी। आज हमने देखे सीधे समानुपात से संबंधित कुछ और उदाहरण। हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे, तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।